Assalamu alaikum dear viewers, this is Mas Khwaja. Again, I'm here with Nibosh IG2 element number 6, that is musculoskeletal health. यानी जिस्मानी जो होती है ना, आपके स्केलेटन से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड, आपकी बॉडी से, बोन से रिलेटेड जो हेल्थ है उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं और कौन कौन चीज़ें, कौन कौन से पैरामीटर्स जो हैं उनको बुरी तरीके से मुतासर कर रहे हैं, कौन कौन से ऑक्यूपेशंस जो हैं जो मस्कुलोस्केलेटल इल हेल्थ के एक्सपोज की वजह बन रहे हैं, सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर क्या है? आई एम नॉट निबोश ऑथराइज्ड ट्रेनर एंड नॉट एंगेज्ड विद एनी इंस्टीट्यूट। मैं किसी इंस्टीट्यूट का पार्ट नहीं हूँ। हमने निबोश की ट्रेनिंग हासिल करनी है तो किसी एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट पे जाएं, निबोश की वेबसाइट से उसका नंबर लें, उसे कॉल करें, वहाँ से रजिस्टर हो, उसके थ्रू एग्ज़ाम दें। मेरी वीडियोस का मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस देना है। जो स्टूडेंट्स बेचारे बाद में पछताते हैं कि हमारा ट्रेनर हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो हमारी वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। तो मेरी वीडियोज़ को देखते हुए सीधा टेस्ट ना दें चले जाना, अभी पछताओगे, फेल हो जाओगे। लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस एलिमेंट, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर, वो क्या चीज़ है, उसके कंट्रोल मेजर्स कैसे हैं। असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट ऑफ मैनुअल हैंडलिंग। मैनुअल हैंडलिंग एक बहुत क्रिटिकल चीज़ है। और देन लोड हैंडलिंग, जो लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हैं उनके क्या हैजर्ड्स हैं, रिस्क हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स एंड वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर, ये क्या चीज़ है? टिपिकल MSDs, MSD का मतलब है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, ठीक है। बैक इंजरीज एंड बैक पेन जो है ये इसका पार्ट होती हैं। वर्क रिलेटेड अपर डिसऑर्डर, अच्छा, बैक इंजरीज और बैक पेन किस चीज़ वजह से है? एसोसिएटेड विद रिपीटेटिव हैंडलिंग और पुअर पोस्चर और मूवमेंट वाइल हैंडलिंग और सिटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स। यानी आप गलत तरीके से कोई चीज़ पिक कर रहे हो, रख रहे हो, गलत पोस्चर से बैठे हो, लेटे हो, सो रहे हो, या फिर बड़े लंबे तरीके अरसे तक बैठे रहते हो, लॉन्ग सिटिंग आपकी है, यानी ऑफिस वर्क बहुत ज़्यादा है, तो ये बैक इंजरीज एंड बैक पेन्स का बाइस बनती है। एर्गोनॉमिक डिजीज है बेसिकली। इंजरीज सच एज बैक मसल स्ट्रेन, लिगामेंट स्ट्रेन और डिस्क इंजरीज आर कॉमन एंड सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ वर्क प्लेस एब्सेंस। यानी ये सारी वर्क प्लेस पे कॉमन होती जा रही हैं। और आजकल जब से ये गैजेट्स आए हैं, मोबाइल आए हैं, लैपटॉप्स आए हैं, तो आपका सिटिंग पोस्चर जो है बड़ा डिस्टर्ब रह रहा है और ज़्यादा देर तक आप स्क्रीन को देखते रहते हैं। अच्छा, जब ज़्यादा देर तक स्क्रीन को देखना जो ना, आई स्ट्रेस, आई स्ट्रेन, ये भी मस्कुलोस्केलेटन का पार्ट है। अपर वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर, रूल्ड जिसको हम कहते हैं, अ कलेक्शन ऑफ कंडीशंस दैट अफेक्ट द आर्म्स एंड हैंड्स और आर्म्स के ऊपर भी सोजन वगैरह हो जाना, ये भी इसी का पार्ट है। कंटिन्यूसली कीबोर्ड यूज़ करते रहते हैं, वो इससे हो जाती हैं। आप मोबाइल को पकड़ के यूज़ करते रहते हो तो यहाँ पर कोनी में दर्द सब निकल आती है, या फिर आप ऐसे यूज़ करते रहते हैं तो इस उंगली में दर्द स्टार्ट हो जाती है। मोबाइल्स की वजह से आपके लोगों के ना फोर आर्म्स आजकल बहुत दर्द हो रही है और ये उंगलियों में पेन्स होती जा रही हैं। तो ये सारे जो हैं ये डिसऑर्डर्स, these are MSDs, musculoskeletal disorders and other chronic soft tissue injuries, जैसे नीज वगैरह के अंदर, घुटनों के अंदर, एल्बोज के अंदर ज़्यादा देर तक बैठे रहने से, खड़े रहने से ये पेन्स वगैरह जॉइंट्स की बढ़ती जा रही हैं। हाई रिस्क एक्टिविटीज़ या रिपीटेटिव ऑपरेशंस कौन कौन सी हैं? द फॉलोइंग रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ MSDs। डिस्प्ले स्क्रीन इक्विपमेंट, यानी ज़्यादा देर तक DSCs को देखते रहना। जो कंट्रोल रूम्स होते हैं वहाँ पे बेचारे बैठे होते हैं, या सर्विलेंस रूम्स होते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हैं, बैठ के पूरी सिटी को मॉनिटर कर रहे हैं। लाहौर के अंदर जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है वहाँ पे भी एक चीज़ कॉमन होगी। कीबोर्ड ऑपरेशन, यानी जो बहुत ज़्यादा टाइप राइटर यूज़ कर रहे हैं, कीबोर्ड पर हर वक्त टाइपिंग करते हैं, टाइपिस्ट होते हैं। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी चले जाए तो वहाँ पे जो सेंटर है वो फोटो कॉपियर बैठे तो हर वक्त कोई ना कोई बेचारे नोट्स टाइप कर रहे थे, तो वहाँ पे एक चीज़ कॉमन होगी कि बाजुओं में, फोर आर्म्स में दर्द होने लग जाती है। फैक्ट्री असेंबली और स्मॉल कंपोनेंट्स, सुपरमार्केट चेकआउट ऑपरेशंस, ब्रिक लेइंग वगैरह, ये सारे वो हैं जो हाई रिस्क हैं। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? एर्गोनॉमिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस रिस्क रिलेटेड टू टास्क, द इक्विपमेंट एंड द एनवायरनमेंट। टास्क फैक्टर्स क्या हैं? यानी जो काम आप कर रहे हैं वो रिपीटेटिव है, उसमें एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड है, या फिर अनएक्सेप्टेबल पोस्चर है,
ट्विस्टिंग है, यानी ट्विस्ट ऐसे मतलब कि बॉडी बहुत ज़्यादा ट्विस्ट हो रही है, आपने एक चीज़ उठा के इधर रखनी है, इधर उठा के इधर रखनी है, इधर से उठा के इधर रखनी है। असेंबली पॉइंट्स के अंदर होता है, असेंबली जॉइंट वो होती है ना, वो मशीन असेंबली जो होती है, कन्वेयर्स वहाँ पे होता है। शुगर मिल्स में चले जाए तो वहाँ पे बार बार बोरियाँ उठा के इधर रख रहे हैं, बोरियाँ उठा के इधर रख रहे हैं। इसी तरीके से जो कुक वो कह लें कि बेवरेजेस वगैरह इंडस्ट्री में चले जाएँ, बोतल के क्रेट पैक हो करा रहे हैं, उठा के इधर रख रहे हैं, इधर। तो ये सारी चीज़ें रेस्ट, यानी आपको रेस्ट करने का, रिकवर करने का जो है वो इतना टाइम नहीं मिल रहा, तो फिर भी आप जो है इस चीज़ का पार्ट बन जाते हैं। रिपीटेशन, फोर्स, पोस्चर, ट्विस्टिंग एंड रेस्टिंग। इसी तरीके से इक्विपमेंट फैक्टर्स, जो इक्विपमेंट रिलेटेड फैक्टर्स है वो क्या है जो इंड्यूस कर रहे हैं रूल या एमएसडीज। ये इक्विपमेंट डिज़ाइन, यानी इक्विपमेंट डिज़ाइन जो है वो इतना फ्रेंडली नहीं है। जैसे बाज़ कैफ़े रेसर बाइकर्स जो होते हैं वो ऐसे करके चला रहे होते हैं, तो कि यहाँ पे दर्ज होने के लॉन्ग जिन्हें बाइक हो, तो इक्विपमेंट रिलेटेड जो है अपर लिम्ब डिसऑर्डर आ गया। या फिर आपने जो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, फिर मोबाइल जो है वो बहुत बड़ा साइज़ का आप यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपकी जो मशीनरी है वो इतनी एर्गोनॉमिक फ्रेंडली नहीं है। इस तरीके से इक्विपमेंट एडजस्टेबिलिटी, जहाँ पे इक्विपमेंट एडजस्टेबिलिटी ना हो तो वहाँ पे ये इश्यूज आ जाते हैं। जैसे आजकल गाड़ियों के अंदर जो है आपका स्टीयरिंग जो है, स्टीयरिंग व्हील उसके एडजस्टमेंट आ रही है, ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप गाड़ी सीट के एडजस्टमेंट ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें ना हो तो आप जो है अनईजी फील करते हैं। इसी तरीके से इन्वायरमेंट फैक्टर्स डेट इन, कौन कौन से हैं जो इस चीज़ को इंड्यूस कर रहे हैं। लाइटिंग, यानी बहुत तेज़ लाइट हो, आपकी आंखों में चुभन हो जाती है, या फिर बहुत कम लाइट हो तो फिर भी आपको हो जाता है इशू। ग्लेयर हो, अदर पैरामीटर्स में जैसे ह्यूमिडिटी, वेंटिलेशन, वर्क एनवायरनमेंट में बहुत गर्मी है या बहुत सर्दी है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा थी, सारी चीज़ें जो हैं मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स का फैक्टर्स हैं और इसमें इसका बायस बन रही हैं। मैनेजिंग द रिस्क ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, काउंटलेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व द सिग्निफिकेंट एमएसडी रिस्क। फॉर एग्जांपल ब्रिक लेइंग हो गया, वहाँ पे बंदा एक काम कर रहा है और इस चीज़ का शिकार हो रहा है, ट्विस्टिंग भी कर रहा है, पीरियड का रेस्ट कम मिल रहा है। तो इन जनरल द कंट्रोल मेजर ऑफ कंट्रोल ऑफ एमएसडी रिस्क कैन बी अचीव्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग द चेंजेस। यानी जो वो काम कर रहा है और जिस तरीके से कर रहा है उसको मॉडिफाई किया जाए, थोड़ा सा फ्रेंडली बनाया जाए। टूल्स, यानी वो जो टूल्स, जो इक्विपमेंट्स उसके पास हैं, जो मशीनरी उसके पास है, वो फ्रेंडली होनी चाहिए, एर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड होनी चाहिए ताकि उसकी फोर्स कम से कम लगे। वर्क प्लेस इन्वायरमेंट जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि इंसान की बॉडी उसमें रिलैक्स्ड हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, बहुत ज़्यादा सर्दी ना हो, बारिश में काम ना कर रहा हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एमएसडीज को कम करती हैं। टिपिकल एग्जांपल, यानी डिस्प्ले स्क्रीन इक्विपमेंट की यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है बोश के अंदर। रिस्क्स क्या हैं डीएसई के? WRULD एसोसिएटेड विद रिपीटेटिव यूज ऑफ कीबोर्ड एंड माउस फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, यानी जो बहुत ज़्यादा कीबोर्ड्स यूज़ करते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए बैठे रहते हैं, माउस यूज़ कर रहे हैं, तो उनको भी ये डिसऑर्डर, अपर लिम्ब डिसऑर्डर्स हो जाते हैं वर्क रिलेटेड। देन बैक पेन एंड अदर एमएसडीएस, ये भी इससे रिलेटेड। आप बैठे हुए हैं, कभी इस तरह काम कर रहे हैं, कभी इस तरह काम कर रहे हैं, कभी यूँ कर रहे हैं, कभी ओए फिर एक टांग ऐसे रख लेते हैं कुछ लोग, तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड है। आई स्ट्रेन, कंटिन्यूसली स्क्रीन को वॉच कर रहे हैं, आंखों में दर्द होने लगता है। फटीग, स्ट्रेस, ऐसे। मैंने ना अपनी ऑफिस के अंदर एक छोटी सी बॉल रखी हुई है, उसको मैं ऐसे ऐसे दबाने लग देता हूँ थोड़ी देर बाद ना, तो मेरी देखें मसल्स मूवमेंट हो रही है, तो मेरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है। फिर दूसरे हाथ से ऐसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है तो मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। मैंने अपनी ऑफिस की स्क्रीन के ऊपर टाइमर बाज का लगाया होता है कि स्क्रीन को देखते कि थक जाए तो ऑटोमेटिकली आ जाता है कि आपकी स्क्रीन को ना 40 मिनट से आप ऑन है तो इसको रेस्ट किया जाए। तो मैं उसको यूज़ करके ना थोड़ी सी एक्सरसाइज, ये आगे पीछे थोड़ा सा वॉक की। और मेरा ऑफिस जो है 3rd फ्लोर के ऊपर है, तो मैं ये करता हूँ हर 2 घंटे बाद 3rd फ्लोर से पैदल नीचे जाता हूँ, ऊपर आता हूँ, फिर नीचे जाता हूँ, फिर ऊपर आता हूँ, यानी 3rd से ग्राउंड फ्लोर तक जाके ऊपर 2 से 3 चक्कर लगाता हूँ ताकि मेरी बॉडी जो है ना रिलैक्स हो जाए। तो आपको भी ऐसी चीज़ें करनी है। कंट्रोल मेजर्स, ये कंट्रोल मेजर्स में बता था जो मैं कर रहा हूँ। कैरी आउट द रिस्क असेसमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिस्क असेसमेंट कंडक्ट कीजिए और पता चले कि कौन कौन से वर्क स्टेशन जो है वो आपको क्वालिफाई नहीं कर रहे। प्रोवाइड बेसिक वर्क स्टेशन इक्विपमेंट्स दैट मीट्स द मिनिमम स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ गुड एर्गोनॉमिक डिज़ाइंस। प्लान द यूजर्स वर्क रूटीन, यानी वर्क रूटीन इस तरह की हो कि शॉर्ट या फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेते रहें, स्क्रीन से दूर देखें, कीबोर्ड वगैरह छोड़ के थोड़ी रिलैक्स करें, चाय शाय पिएँ, तो मूवमेंट वगैरह करें तो बॉडी रिलैक्स हो जाती है। प्रोवाइड यूजर्स विद अ फ्री आई टेस्ट, यानी आई टेस्ट करते रहें अपने यूजर्स का, अपने जो वर्क प्लेस के ऊपर जो एम्प्लॉयज़ हैं, ताकि पता चले उनकी आंखें ठीक है कि नहीं, आपकी वजह से ख़राब नहीं हो रही।
प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उनको इन्फॉर्मेशन हो, उनको पता हो, उनको अवेयरनेस हो, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए कि क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है और क्यों उनकी ज़िंदगी के लिए हम ये अच्छे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक टिपिकल वर्क स्टेशन आ गया और कैसा होना चाहिए। नंबर 1 के ऊपर एडजस्टेबल हाइट एंड एंगल टू द सीट, यानी आपकी सीट जो है उसकी बैक रेस्ट एडजस्टेबल हो और आगे पीछे मूव भी कर सके। गुड लूमबर सपोर्ट, यानी आपकी जो लोअर बैक है उसको सपोर्ट भी मिल रही हो। नंबर 3 के ऊपर क्या है, पूरी ओवरऑल एडजस्टमेंट, यानी सीट की जो हाइट है वो एडजस्टेबल हो। नंबर 4 पे क्या है, करेक्ट सीट हाइट एडजस्टमेंट एंड कीपिंग द फीट सपोर्टेड प्रिवेंट एक्सेसिव प्रेशर ऑन द, यानी आपके घुटनों के ऊपर आपकी जो लोअर थाइज है, ये थाइज का जो लोअर पार्ट है बैक साइड वाली, उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर ना आ रहा हो, एक्स्ट्रा वो क्या लेके दबाव ना पा रहा हो, तो आपके पाँव इजीली फर्श तक लग रहे हो। और अगर रिक्वायर्ड हो तो फुट सपोर्ट भी ले ली जाए। नंबर 5 पे जैसे शो किया गया है। नंबर 6 पे क्या है, स्पेस ऑफ पोस्चरल चेंज, यानी आपके घुटने और आपकी जो टेबल के दरमियान है वो भी गैप हो। घुटने आपके और टेबल के दरमियान ये, यानी आज तक आपके घुटने आ रहे हो, यहाँ तक आपकी टेबल आ रही हो, ताकि आपने टांग मूव करनी है तो आप इजीली पोस्चर चेंज वगैरह कर सके। फोर आर्म अप्रोक्सीमेटली हॉरिजॉन्टल, फोर आर्म ऐसे हो, यूं करके काम ना करो, बिल्कुल नीचे करके काम ना करो, ऐसे लोग ऐसे लेकर काम करें तो वो गलत है। नंबर 8 है मिनिमल एक्सटेंशन, फ्लेक्शन और डेविएशन ऑफ रिस्ट। और फिर स्क्रीन हाइट वो भी आपका एडजस्टेड हो, आपकी बहुत ज़्यादा स्क्रीन ऊपर नीचे या नीचे ना हो, तो बिल्कुल सामने आपके हो, इजीली आप देख सकते। जैसे मेरा लैपटॉप मेरे बिल्कुल सामने पड़ा हुआ तो मैं बड़ा रिलैक्स हूँ इस वक्त। एंड नंबर 10 जो है, स्पेस इन फ्रंट ऑफ द कीबोर्ड टू सपोर्ट हैंड्स ट्विस्ट, आपके हाथ वगैरह जो है, बाज़ का ना कीबोर्ड बहुत दूर पड़े तो यहाँ पे दर्द होने लग जाती है काम करते हुए, तो वो भी आपको सपोर्ट होनी चाहिए। तो एक टिपिकल उन्होंने दी हुई एग्जाम्पल। कुछ लीगल स्टैंडर्ड्स आ गए और नीचे क्वेश्चंस आ गए। क्वेश्चन में क्या, आउटलाइन द एम ऑफ एर्गोनॉमिक्स इन सिंपल फ्रेज। एर्गोनॉमिक का मकसद क्या है वैसे, कि आपकी जो MSDs है यानी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स है उनको कंट्रोल किया जाए, मिनिमाइज किया जाए। तो मैंने एक क्वेश्चन बता दिया, बाकी आपने खुद सॉल्व करने हैं। आंसर भेज दीजिएगा, नहीं समझ आएगा तो कमेंट करें, मैं इस पर वीडियोस बनाता रहूँगा सारे क्वेश्चंस के ऊपर। आप क्या याद करें किससे पाला पड़ा है। मैनुअल हैंडलिंग, मैनुअल हैंडलिंग इज one of the major causes of musculoskeletal disorders in workplaces, also at your home। आप घरों में भी इस बीमारी, इसकी वजह से ना बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। लिफ्टिंग, कैरिंग, पुशिंग, पुलिंग, ये सारी जो है ना बॉडीली फोर्स है, यानी कोई भी काम आप जो बॉडी फोर्स से कर रहे हो, अपनी हिम्मत से कर रहे हो, अपने डोलों की ताकत से कर रहे हो, तो वो मैनुअल हैंडलिंग में आ जाएगा। कॉमन टाइप्स ऑफ मैनुअल हैंडलिंग इंजरीज, बैक इंजरी, आपकी अक्सर डिस्क स्लिप हो जाती है लोगों की, बैक इंजरी हो जाती है, लोअर बैक पेन, अपर बैक पेन, स्पाइनल इंजरीज हो जाती हैं। टेंडन लिगामेंट इंजरीज, आपने बहुत हावी वेट उठा लिया, धक्का दिया, पुश किया तो आपके टेंडन या लिगामेंट्स जो होते हैं, जॉइंट्स जो होते हैं, उसमें दर्द वगैरह स्टार्ट हो जाती है, ओवरलोड हो जाती है। मसल इंजरीज, ये तो कॉमन है, ओवरलोडेड मसल टिश्यूज कैन टियर, दिस इज पेनफुल एंड लाइकली टू लीड टू शॉर्ट टर्म इम्पेयरमेंट, यानी एक शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी आपको हो जाती है, आप खुद नहीं चल सकते, किसी का सहारा लेकर चलना पड़ता है, स्टिक वगैरह के ऊपर आ जाते हैं। और कॉमन टाइप्स ऑफ मैनुअल हैंडलिंग इंजरीज के अंदर आगे हर्नियाज, हर्निया जो है ये बेसिकली आपकी ना लोअर एब्डोमेन के अंदर एक झिल्ली है जिसके अंदर आपकी पूरी की पूरी जो ऑर्गन्स है ना वो बंद है, खासकर आपको स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, तो वो झिल्ली फट जाती है, तो हर्निया का हो जाता है आपको इशू। वर्क रिलेटेड अपर डिसऑर्डर्स यहाँ पढ़ चुके हैं कि बॉडी के अंदर पेन हो जाना, ऊपर वाले पोस्चर के अंदर, कट, बर्न्स, डिसलोकेशन, ब्रोकन बोन्स, ये सारी फिजिकल इंजरीज हैं जो मैनुअल हैंडलिंग की वजह से हो जाती है। किसी शार्प चीज़ आपने उठा लिया, शीशा उठा लिया, उसे कट लग गया, गर्म चीज़ पकड़ ली तो उसे गर्म हाथ जल गया, पाँव जल गया, डिसलोकेशन हो गई, आप गिर गए, कोनी डिसलोकेट हो गई, घुटना डिसलोकेट हो गया, बोन टूट गई, सारी इसका पार्ट है। गुड हैंडलिंग टेक्निक्स, गुड हैंडलिंग टेक्निक में सबसे पहले क्या है, बिफोर लिफ्टिंग कौन से चेक्स होने चाहिए, चेक द वेट, कि आप जो वेट पिक कर रहे हो, उठा रहे हो, वो क्या है, कितना है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, वो स्टेबल भी है कि नहीं। रूट को एनालाइज किया जाए कि आपने वेट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना है तो किस रूट से ज़्यादा है। एस्टेब्लिश अ फर्म ग्रिप, यानी आपकी जो ग्रिप है आपने जिसको पकड़ना बड़ा मजबूती से पकड़ना है, लूज ग्रिप ना होकर हंसते हुए स्लिप हो जाए। बिफोर लिफ्टिंग आपने ये चीज़ें प्लान करनी है। नंबर 2 लिफ्ट, यानी जब वो उठाना है लोड तो आपने कमर के जोर से झुक के नहीं उठाना है, इसमें बैठ के घुटनों के जोर से उठाना है। इसके ऊपर हमने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है मैनुअल हैंडलिंग के ऊपर ना, वो हम शेयर की हुई है वीडियो, देख लीजिएगा, नहीं तो मैं कहते हैं तो लिंक भी शेयर कर दूंगा आपको।
बैक को स्ट्रेट रखें, कमर का जोर कम से कम लगाएं, लोड उठाएं, वजन उठाएं तो अपने बॉडी के करीब रखें, दूर ना रखें। ठीक, ट्विस्ट, लोड उठा के ऐसे ट्विस्ट करने से अवॉइड करें। ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी बॉडी को इम्पेक्ट करती हैं। सेटिंग डाउन, और जब नीचे रखना है झुक के ना रखें, बैठ के रखें, कमर का जोर कम से कम लगे, बॉडी बैलेंस्ड हो, आपका पोस्चर प्रॉपरली एडजस्टेड हो। कंट्रोलिंग मैनुअल हैंडलिंग रिस्क्स, 3-4 चीज़ें हैं जिस पे ये डिपेंड करता है। टाइल, वर्ड याद रखिएगा, TILE। टाइल, टी मतलब टास्क, आई मतलब इंडिविजुअल, एल मतलब लोड, एंड ई मतलब इन्वायरमेंट। TILE, टास्क, इंडिविजुअल, लोड, इन्वायरमेंट, इन 4 चीज़ों पे इम्पैक्ट करता है। टास्क मतलब आपने क्या काम करना है, कैसे करना है, किस हाइट पे करना है, कितने एरिया में करना है, उसके अंदर रिपीटेशन कितनी है, डिस्टेंस कितना इन्वॉल्व है, ट्विस्टिंग कितनी इन्वॉल्व है, आपने अकेले काम करना है, 2 बंदों ने मिलकर काम करना है, लोड आपने अकेले उठा के रखना है, 2 ने उठाना है, किस ऊंचाई पे रखना है, किस चीज़ पे कितनी गहराई से उठाना है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप बेसिकली आप काम क्या करना चाह रहे हो उसकी असेसमेंट करें। इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़, आइए आ जाएगा इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़, यानी जो शख्स मैनुअल हैंडलिंग कर रहा है कि उसकी बॉडी फिजिकली इतनी कैपेबल है कि वो काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। वजन आपका 60 किलो और 80 किलो की आपने बोरी उठानी है तो आप डेफिनेटली बीमारी का शिकार ही बनेंगे ना, आपकी बॉडी खराब हो जाएगी। यस, यू आर बॉडी बिल्डर और यू हैव गुड मसल स्ट्रेंथ, तो यू कैन इजीली पिक 30 kg, तो समझ आ जाती है। तो जो बंदा काम कर रहा है उसके अंदर स्ट्रेंथ, स्टेमिना क्या है, वो उसको टेक्निक आती है प्रॉपर वेट कर पिक करने की कि नहीं आती, और ही इज़ मेल और शी इज़ फीमेल, प्रेग्नेंट तो नहीं है, या फिर उसको एग्जिस्टिंगली कोई बॉडी में इंजरीज वगैरह तो नहीं है, उसको पता चला पहले ही बैक पेन थी, उसने वजन उठाया और बैक पेन बढ़ गई, तो खुद को इम्पेयरमेंट का शिकार तो नहीं है, किसी मेडिकेशन का शिकार तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। लोड, जो वजन आप उठा रहे हो वो कितना हैवी है, हल्का है, उसका पोस्चर क्या है, ये उसका साइज क्या है, वो कितना बल्की है, वो स्टेबल भी है कि नहीं, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि आपने डबल बेड का मैट्रेस, जो कि मेरे ख्याल में 15 किलो का होता है, लेकिन साइज में ह्यूज होता है, आप उसको अकेला बंदा हैंडल नहीं कर सकता। इसके कंपैरेटिवली अगर आपने 20 किलो की एक मेटल प्लेट उठानी है तो एक बंदा इजीली उठा सकता है। तो लोड का साइज जो है बड़ा मैटर करता है। ग्रिप, आप उसको ग्रिप कैसे कर रहे हो, पकड़ने के लिए गुंजाइश है, जगह है कि नहीं है, शार्प तो नहीं है, गर्म तो नहीं है, हॉट तो नहीं है, या फिर किसी किस्म का हैजर्डस तो नहीं है, आयोनाइजिंग रेडिएशन एमिट करने वाला सब्सटेंस तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में आपने काम करना है, मैनुअल हैंडलिंग करनी है, वो इन्वायरमेंट कैसा है, बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, शोर है, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, फिसलन है, फ्लोर जो है वो अनइवन है, वहाँ पे स्लिप ट्रिप हैजर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, लाइट लेवल्स क्या है, स्टेयर्स तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी वो इन्वायरमेंट। एंड देन लास्ट तो हमने बता दिया, TILE कर लिया। तो ये 4 फैक्टर जो हैं हमने असेस करने हैं वाइल मैनुअल हैंडलिंग। अवॉइडिंग और मिनिमाइजिंग द मैनुअल हैंडलिंग रिस्क्स, अवॉइडिंग के लिए अगेन वही हायरार्की ऑफ कंट्रोल यूज़ करेंगे, एलिमिनेट कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, वो जो है उसको रिप्लेस कर दें, मॉडिफाई कर दें, जो है रेस्ट प्लेसेस यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर दें, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। सबसे पहले एलिमिनेट, यानी मैनुअल हैंडलिंग को एलिमिनेट ही कर दिया जाए, कन्वेयर बेल्ट्स वगैरह का कंसेप्ट आ जाए, फोर्कलिफ्ट आ जाए, इलेक्ट्रिकल पैलेट्स आ जाए, होइस्ट आ जाए, क्रेन्स आ जाए, इस तरह की मैकेनिकल एड आ जाए। नंबर 2, असेस द मैनुअल हैंडलिंग दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, जो एलिमिनेट नहीं हो सकता, तो उसके लिए फिर हम आगे टास्क, लोड, इन्वायरमेंट, इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज वाले वो 4 फैक्टर्स को देख के उसकी असेसमेंट करें कि क्या बेहतर है। यूजिंग हैंडलिंग एड्स, जो हैंडलिंग एड्स होती है, हैंड कार्ट्स होती है, वो यूज़ करने लग जाए अगर आपने वेट कैरी करना है। अवॉइड और मिनिमाइजिंग द मैनुअल हैंडलिंग रिस्क, मॉडिफाई द टास्क, जो टास्क आपने करना है उसको मॉडिफाई कर दें। ठीक, उसमें से जो ट्विस्टिंग, रिपीटेशन हो गई, या फिर ऐसी चीज़ें जो आपकी बॉडी को इम्पैक्ट कर सकें, उनको रिमूव कर दिया जाए। लोड, यानी बहुत बड़ा लोड है, अगर वो उसके छोटे पीसेज हो सकते हैं उसको छोटे पीसेज में कर दिया जाए। यानी आपने बेड एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो बेड अगर डिसमेंटल होकर खुल सकता है तो खोल के ले जाए, छोटे छोटे पार्ट्स में ले जाए, एक मतलब पूरा बड़ा बेड उठाने की कोशिश ना करें, इस आगे काम कर लें। और इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट अनसुटेबल है उसको सुटेबल कंडीशन में कन्वर्ट किया जाए, अनइवन फ्लोर उसको इवन फ्लोर बना दिया जाए, पॉसिबल जहाँ स्लिपरी है तो स्लिपरी सब्सटेंसेस में से रिमूव कर दें, या अगर नहीं कर सकते तो उनको ऐसे शूज़ दें जो एंटी स्लिप हों। अब आ जाते हैं इसके कुछ लीगल स्टैंडर्ड्स और आगे क्वेश्चंस। आउटलाइन द मेन इंजरीज एसोसिएटेड विद द मैनुअल हैंडलिंग,
बैक इंजरीज हैं, WRULD है, MSDS है, ये MSDs ये सारी आ जाएंगी। आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, एसोसिएटेड विद द लोड ड्यूरिंग अ मैनुअल हैंडलिंग। लोड के लिए कौन से रिस्क फैक्टर्स आ जाएंगे कि लोड का साइज क्या है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना है, उस पर ग्रिप करने की जगह है कि नहीं है, हॉट तो नहीं है, शार्प तो नहीं है, सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने, मुझे भेजिएगा। लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट्स कौन से होते हैं और इसके ऊपर क्या बातें हम कर सकते हैं। हैजर्ड्स एंड कंट्रोल्स फॉर मैनुअली ऑपरेटेड लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। हैजर्ड्स कौन कौन से हैं, आगे प्रिकॉशंस है ना, ठीक है। Hazard associated with this type of equipment include manual handling risk associated with pushing and pulling the truck। यानी जो होता है ना आपके मैनुअल लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट कौन से होते हैं यार, जिसके ऊपर आप वजन रख के ट्रॉली को धक्का लगा रहे तो खींच रहे होते हैं, ठीक, ये भी 2 फोर्क्स वाले टाइप की होती हैं, या फिर आपका मैनुअल कार्ट्स होते हैं, हैंड हेल्ड कार्ट्स होते हैं। तो उसमें कौन सा रिस्क है, पुशिंग एंड पुलिंग का, ठीक है। इनएबिलिटी ऑफ लोड कॉजिंग द लोड टू फॉल, इनएबिलिटी ऑफ द लोड कॉजिंग द लोड टू फॉल, यानी आपने थोड़ा सा तेज धक्का लगा दिया, जोर से खींच दिया, लोड गिर सकता है। अगर आपने किसी रैंप पे जाना तो आपका जोर बहुत ज़्यादा लगेगा, ये भी इसका रिस्क है। पुअर पार्किंग हो जाती है, आपका लोग बाज़ का जहाँ दिल करता छोड़ के चले जाते हैं। फिर पेडेस्ट्रियंस वगैरह को हिट कर सकता है, अगर आपने तेज धक्का लगा रहे हैं उस मैनुअल कार्ड को, तो आपके सामने कोई बंदा आ गया तो ब्रेक नहीं लगेगी आपकी, या फिर आप क्या करो छोड़ देंगे, वो रितर जाएगा, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। देन प्रिकॉशंस क्या है उसके लिए, रिस्ट्रिक्टिंग यूज टू ट्रेन्ड वर्कर्स ओनली, यानी जो ट्रेन्ड वर्कर्स हैं जो वही सिर्फ यूज़ करें। जो मैन्युफैक्चरर्स है OEMs की रिकमेंडेशन उनको यूज़ किया जाए, अवॉइड वगैरह करें ग्राउंड एंड स्लोप्स के ऊपर, रैम्प्स वगैरह के ऊपर यूज़ करने से उसको अवॉइड करें। लोड को प्रॉपर्ली सिक्योर करें, टाई करके उस ऊपर रखें, इस तरीके से रखेंगे गिरे ना, ये सारी चीज़ आपने करनी है। बहुत तेज़ी से जगह धक्का ना दे, बहुत तेज़ी से उसको खींचे ना। पीपल होस्ट एंड मैनुअल हैंडलिंग, पेशेंट होस्ट कौन सी होती है, आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि आपने जो पेशेंट्स वगैरह उनको कैरी करना हो तो उसमें आ जाती हैं। और स्मॉल हैंडलिंग एड्स सच एज स्लाइड शीट्स, ट्रांसफर बोर्ड्स वगैरह सारे इसमें पार्ट है। व्हील चेयर्स वगैरह उसी का पार्ट है, तो पेशेंट्स को कैरी करने के लिए यूज़ होती हैं। सेम एज वही चीज़ें हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं। To make sure that workers are competent in using mobility assistance equipment, training in handling techniques should include instructions in that. Different types of equipment available and their appropriate use, safe use of hoist, recharging of electrical hoist, safe use of smaller aids, identification of possible faults and procedure to follow when equipment damaged and unsafe to use. अंग्रेजी से मुझे भी कम समझ आई है। अच्छा, फोर्कलिफ्टर्स, अब आ जाते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। हैजर्ड्स एसोसिएटेड विद द फोर्कलिफ्टर्स, ओवरटर्निंग, ठीक है, यानी वो उसकी ना व्हील बेस बड़ी छोटी होती है, नैरो होती है, तो आपने वेट उठा के ऐसे फोर्कलिफ्ट मोड़ा तो वो घूम के उलट ही गया। फॉल ऑफ लोड, आपने फोर्कलिफ्ट से लिफ्टर से लोड उठाया हुआ था, स्पीड पे चलाया, ब्रेक लगाई तो लोड आगे गिर गया, यानी अनियमित तरीके से उठाया हुआ था, लोड डिसबैलेंस हुआ, थोड़ा सा यहाँ से गिर गया, टॉपल हो गया। स्ट्रैकिंग ऑफ पेडेस्ट्रियन, आप किसी राहगीर को चलते हुए हिट कर दिया, ये भी रिस्क है। फॉल एंट्रैपमेंट ऑफ अ पर्सन राइडिंग ऑन द फोर्क्स, हाँ, किसी बंदे को आपने झूला देने के लिए टांगों का से फोर्क पे खड़ा वहाँ तक छोड़ा और वो वहाँ से गिर गया, या फिर वो जो ऊपर नीचे हो रहे होते हैं ना उसके अंदर उसके एंट्रैपमेंट हो जाए। फॉल फ्रॉम लोडिंग डॉक्स, लोडिंग डॉक से गिरने की वीडियोस बहुत कॉमन है, आम है, यूट्यूब पे आप देखें, जब एक्स्ट्रा लोड उठा दिया जाता है तो वहाँ से गिर जाते हैं। फोर्कलिफ्ट चलते चलते पता चला कि डॉक खत्म हो गया, ठीक नीचे गिर गया। अच्छा, प्रिकॉशंस क्या है, रिस्ट्रिक्टिंग यूज टू सिर्फ ट्रेन्ड वर्कर्स, लाइसेंस्ड वर्कर्स इसको यूज़ करें, इसको विजुअली डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे इंस्पेक्ट करें, इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस की जाए, और इसकी पार्किंग जो है इस तरीके से होनी चाहिए कि इसके फोर्क सस्ते में ना आए, जब इसको पार्क करें तो उसके कीज़ वगैरह निकाल लिए जाएँ, इसको हैंड ब्रेक्स लगा के पार्क किया जाए, और ओवर स्पीडिंग की ऑब्जर्व किया जाए, बल्कि स्पीड लिमिट्स लगा दी जाए कि 10 से ज़्यादा इसकी स्पीड ही ना जाए। और जब ये इसका विजन वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा हो, इस तरीके से ना चाहें कि अगर आपने बहुत बड़ा लोड उठाया हुआ सामने तो आपको विजन ही नज़र नहीं आएगा, नज़र ही नहीं आ रहा किधर जा रहे हो, तो ये चीज़ों को अवॉइड करें। बैटरी ऑपरेटेड ट्रक्स जो होते हैं वो कॉमनली आजकल यूज़ हो रहे हैं टू अवॉइड एमिशंस इनसाइड, खासकर
तो लेड एसिड बैटरीज जो है वो हाइड्रोजन करती हैं, हाइड्रोजन गैस इमिट करती है, तो इसलिए बेहतरी है कि इनका चार्जिंग स्टेशन जो है वो ज़रा साइड पर होना चाहिए ताकि केस ऑफ एक्सप्लोजन जो है वो बाकी बिल्डिंग को डैमेज ना करे। और वहाँ पे फायर फाइटिंग सिस्टम होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन सिस्टम भी होना चाहिए आर्किंग वगैरह को कंट्रोल करने के लिए और अच्छे वेल मैनेज वे में हो। बैटरी कंटेंट्स आर एन एनवायरमेंटल हैजर्ड्स रिक्वायरिंग अप्रोप्रिएट डिस्पोजल, यानी हैजर्डस वेस्ट की कैटेगरी में ही आएगा और इसके डिस्पोजल भी इस तरीके से होना चाहिए। बैटरी पावर ट्रक्स, बैटरीज मस्ट बी चार्ज इन वेल वेंटिलेटेड एरियाज, क्लोज रूम में चार्ज ना करें। सल्फ्यूरिक एसिड शुड ओनली बी हैंडल्ड व्हेन वेयरिंग अप्रोप्रिएट पीपीईज। Battery handling should be mechanized. The electrical risks may require the use of insulated tools and gloves. डीजल पावर ट्रक्स, जो डीजल पावर ट्रक्स होते हैं इनको बाहर यूज़ करते हैं ज़्यादातर और हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने के लिए करते हैं। इससे डर्माटाइटिस वगैरह हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा डीजल बॉडी को लगता रहे। डीजल स्पिल्स हो सकते हैं, स्लिपरी हो जाएगी फ्लोर अगर बहुत डीजल वगैरह का स्पिल हुआ होगा। लार्ज स्पिल हो तो इन्वायरमेंट पोल्यूट हो जाएगा, उसे टॉक्सिक फ्यूम्स वगैरह निकलती हैं, गैसेस निकलती हैं, हैजर्डस है। बल्क स्टोरेज जो है इसका सेल्फ एक हैजर्ड है, फायर रिस्क है। डीजल पावर ट्रक्स दिस शुड बी यूज ओनली इन वेन वेंटिलेटेड एरिया, कोशिश करें आउटसाइड यूज़ करें, इंटरनल जितने भी यूज़ करने इनसाइड द बिल्डिंग आप पावर बैटरी पावर यूज़ करें। स्पिल किट्स वगैरह अवेलेबल हो, ग्लव्स वगैरह पहन के डीजल की हैंडलिंग की जाए। एलपीजी के भी आ जाते हैं। एलपीजी सिलेंडर जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ज़रा कंप्रेस्ड गैस होती है, उसके फ्यूम्स भी होते हैं, उसकी स्टोरेज जो है वेल वेंटिलेशन एरिया में होनी चाहिए, कोई हैंडलिंग बड़ी प्रॉपर वे से होनी चाहिए, जगह जगह नहीं उतार के रख देनी चाहिए और स्पेयर सिलेंडर आपके पास होने चाहिए सेफ एरिया के अंदर ताकि इन केस कोई भी सिलेंडर ख़त्म हो तो फ़ौरन आप रिप्लेस कर दें। लिफ्ट्स एंड होइस्ट्स, द मेन हैजर्ड एसोसिएटेड विद होइस्ट्स आर फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी ऑब्जेक्ट्स वगैरह ऊपर से या कोई भी चीज़ गिर सकती है। बीइंग स्ट्रक बाय द लोड ड्यूरिंग लिफ्टिंग ऑपरेशन, लोड वगैरह से स्ट्रक किया जा सकता है, हिट कर देता है इनको। बिकमिंग इंटैगल्ड इन मूविंग पार्ट्स होते हैं तो उसमें आपकी बॉडी पार्ट कोई आ सकता है, इन केस ऑफ दैट आपकी कोई एम्पुटेशन वगैरह हो सकती है, अल्लाह माफ़ फरमाए। एडिशनल हैजर्ड इसके कौन कौन से हैं? फॉल फ्रॉम द हाइट फ्रॉम अ लैंडिंग लेवल और फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द लिफ्ट इटसेल्फ, यानी लिफ्ट के ऊपर से आप गिर गए, ठीक है, या लिफ्ट फेल होकर नीचे गिर गई, कुछ पता नहीं चलता, इस तरह की चीज़ें हो सकते हैं। और प्रिकॉशंस फॉर सेफ यूज ऑफ होइस्ट एंड लिफ्ट्स इंक्लूड कौन कौन से है कि इंश्योरिंग दैट द होइस्ट और लिफ्ट इज सूटेबल फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, यानी वो जिस पर्पज़ के लिए आप इस्तेमाल करें वो उसी पर्पज़ के लिए है। उसके नीचे खड़े होने से लोगों को, हाँ ये कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि ऊपर गई हुई लिफ्ट, लोग नीचे खड़े होकर देख रहे होते हैं उसी को, वही लिफ्ट के बिल्कुल नीचे खड़े नहीं होना, तो नीचे से कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ जो लिफ्ट का पूरा एरिया वो बैरिकेडेड हो ताकि कोई जा ही नहीं सके, इंक्लोज हो। Preventing people from gaining access to the unprotected landing edges। अच्छा, सो इसको सिर्फ जो है ना कोशिश करें कि सर्टिफाइड और ट्रेन प्रोफेशनल जो है ना बंदा वो यूज़ करे, एक ही बंदे के हाथ में वो हर कोई बंदा इसको बटन दबा के ऊपर नीचे ना करता रहे। तो इसका सेफ वर्किंग लोड जो है उसकी असेसमेंट की जाए, इंस्पेक्शंस होती रहें और इसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होनी चाहिए, किसी किस्म का डैमेज हो जाए तो उसकी फ़ौरन मेंटेनेंस की जाए, ये सारे काम होने चाहिए। कन्वेयर्स के अंदर बहुत सारी एम्पुटेशंस होती हैं, एंटेगलमेंट्स होती हैं। ड्राइंग इन हैजर्ड और इन रनिंग निप पॉइंट्स, जो वहाँ पे उंगलियाँ आने के खतरात हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, वहाँ पे ऐसी प्रोटेक्शन में ये लगाया जाए कि कोई हाथ अंदर ना जा सके। लूज क्लोथिंग से अवॉइड किया जाए क्योंकि बाज़ का आता है बाजू का कफ शफ खुला हो, जब फंस जाता है तो यहाँ पे पूरी पूरी बाजू उतार लेता है, बड़ा ख़तरनाक होता है। जैसे प्रिकॉशंस कौन कौन से हैं? वार्निंग अलार्म्स हो, इन केस ऑफ कोई भी एम्पुटेशन हो या फिर कोई ऐसा कोई बंदा फंस जाए, किसी का बाजू फंस जाए, कपड़ा फंस जाए, फ़ौरन अलार्म जाके ना इसको एमरजेंसी स्टॉप कर दे, अलार्म रेज हो जाए। गार्ड्स होने चाहिए मूविंग पार्ट्स के अगेंस्ट, आसपास बैरियर्स होने चाहिए, अंडरनीथ फिटिंग गार्ड्स अंडरनीथ ओवरहेड कन्वेयर्स टू कैच फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी उसके नीचे भी कुछ इस तरह गार्ड्स हो गए, कन्वेयर्स को चीज़ गिरे तो उसके अंदर यानी वो फर्श पे ना जाए, किसी और को ऊपर लगे, नीचे कोई उसको हैंडलिंग इक्विपमेंट हैंडलिंग ऐसे ना करके बनी हो गार्ड ताकि सीधा नीचे जाके किसी को लगे ना। लोगों में गलती करते हैं आमतौर पर, शार्ट करते कन्वेयर के नीचे से गुजर जाते हैं, यार आपके बाल भी बात कर फंस जाते हैं तो आपका पूरा पूरा ना दिमाग उतार लेती है। बड़ा गंदे किस्म के इंसिडेंट्स होते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखिएगा, खतरनाक। क्रेन्स कोलैप्स हो सकती हैं, ओवरटर्न हो सकती हैं, और लोड ज़्यादा हिट कर लें, लिफ्ट कर लें, ओवरलोड हो जाए तो गिर जाएंगी। आउटरिगर्स प्रॉपरली ना लगाए जाएं तो उसे भी वो टॉपल कर जाएगी। ये सारे वो काम है। ओवरहेड केबल्स को हिट कर सकती है, पेडेस्ट्रियन को हिट कर सकती है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स को हिट कर सकती है, मुख्तलिफ इसके हैजर्ड्स हैं।
ओवरलोडिंग की वजह से ये सारा कुछ होता है। अनइवन अनस्टेबल ग्राउंड के ऊपर पार्क करने से ये हो सकता है। बाज़ औक़ात फेलिंग द टू यूज़ आउट्रिगर को करेक्टली यूज़ नहीं किया फिर भी क्रेन गिर सकती है। हाई विंड के अंदर क्रेन यूज़ करें फिर भी क्रेन जो है उलट सकती है। एक्सटेंडिंग द बूम और जिब ऑफ द क्रेन टू फार, यानी बहुत लंबी आपने ना उसकी जिब या क्रेन के बूम को एक्सटेंड कर दिया तो उससे भी क्रेन उलट जाती है बाज़ औक़ात। और स्ट्रक्चर फेलिंग ऑफ पार्ट्स, यानी कोई स्ट्रक्चर फेलियर हो जाए ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस तो फिर भी क्रेन उलट जाएगी, गिर जाएगी। रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेफ लिफ्टिंग ऑपरेशंस, सबसे पहले प्लानिंग करें और प्लानिंग स्टार्ट होती है रिस्क असेसमेंट से। जब से आपने काम करना सबसे पहले रिस्क असेसमेंट करें। नंबर 2 पे आता है कैरिंग आउट द लिफ्ट्स, जो आपने लिफ्ट्स करनी है, जो आपने इक्विपमेंट पिक करना है उसकी प्रॉपर वे हो, यानी जहाँ पे बैंक्समैन प्रोवाइड किया जाए, आउटरिगर्स प्रॉपर्ली वो होने चाहिए, वेदर कंडीशंस को असेसमेंट की जाए, पीपीज की असेसमेंट की जाए, जो लोड पिक करना है उसका एक्चुअल में वजन कितना है और क्रेन का सेफ वर्कलोड लिमिट क्या है उसका आपको पता चाहिए। जो इक्विपमेंट्स आप यूज़ करें, टूल्स हैं, शेकल्स हैं, और वो सारी ठीक होने चाहिए, डेटोरेटेड ना हो, डैमेज ना हो, प्रॉपर्ली टेस्टेड हो, जिस काम के लिए आपने जो चीज़ एक्वायर की है वो उसी पर्पज़ के लिए हो, और सबसे पहले ट्रेंड बंदा हो जो क्रेन चला रहा हो, और रिगर्स जो हैं वो वेल ट्रेंड हो, सर्टिफाइड हो, ये सारे काम आपने करने हैं। इंश्योर लिफ्टिंग इक्विपमेंट शुड बी थॉरली एग्जामिन्ड बिफोर इट इज़ यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। जब भी यूज़ करें उससे पहले एक मरतबा कर लें। बिफोर इट इज़ यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम वेयर द वे that it has been installed will make a difference to its strength stability periodically। पहले या तो इस्तेमाल करने से पहले भी उसको चेक करें। periodically मीन्स कि एक फ्रीक्वेंसी सेट कर लें, हर 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद करना है, और जब भी कोई इंसिडेंट हो तो उसके बाद मस्ट उसकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए। जैसे 12 महीने पे कर सकते हैं, 6 महीने पे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। लीगल स्टैंडर्ड्स आ गए कुछ ILO के, ये देख लीजिएगा। और क्वेश्चंस तो आपने खुद हल करने हैं। थैंक यू। वो इतनी छोटी वीडियो, so thank you dear viewers, it was a nice engagement with you। इंशाल्लाह एलिमेंट 5 6 हमने कर ली, 7 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।